ये भी हो सकता है कोई एनडीए का गठबंधन के पक्ष में हो, कोई एनडीए के पक्ष में हो। अखिलेश यादव की तरफ आप थोड़ा दुख हो रहा है। आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना, और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए। राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। स्क्रीन पर हमने एक टेक्स्ट लगाया है, आखिर चुनाव के वक्त राजा भैया अखिलेश के पक्के दोस्त क्यों बन गए। चाहे राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद या फिर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, राजा भैया अपनी कीमत का एहसास कराते रहते हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के करीब दिखने वाले राजा भैया इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में थोड़ा दूर दूर रहे। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तरफ से न्यूट्रल रहने का ऐलान किया, लेकिन अब स्थितियां ऐसी बनी, दोनों सीटों के अलावा उन सीटों पर भी उनके समर्थक सपा का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर राजा भैया के मन में चल क्या रहा है, राजा के इस फैसले के पीछे की क्या राजनीति है। क्या राजा भैया को लग रहा है यूपी में बीजेपी पर सपा भारी पड़ रही है। एक और बड़ा सवाल यह है कि राजा भैया के फैसले से जितना बीजेपी के बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, उससे ज्यादा उनके सहयोगी अपना दल सोने लाल की नेता अनुप्रिया पटेल और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्यों उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सानी। हर बार की तरह इस बार फिर राजनीति की दुनिया में छाई एक नई घटना के साथ आपके पास आए हैं, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। इस घटना के केंद्र में कोंडा के राजा भैया हैं और उनके आसपास इस वक्त कई किरदार अपनी राजनीति के साथ एक तरह से चक्कर लगा रहे हैं और राजा भैया की राजनीति रफ्तार के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रभाव क्षेत्र में जाती दिख रही है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अचानक से राजा भैया लाइमलाइट में कैसे आए। सबसे पहले खबर आई राजा भैया बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से बेंगलुरु में मिले। उसके बाद दावा किया जाने लगा बीजेपी के साथ जो राजा भैया की दूरी है अब वैसी नहीं रही, सब कुछ ठीक हो गया। दावा किया जाने लगा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ में होने वाली रैली में शामिल होंगे, अपने समर्थन का ऐलान कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। लेकिन जब रैली हुई तो वो वहां नहीं दिखे, जिससे साफ हो गया राजा भैया तो कुछ अलग हटकर फैसला लेने वाले हैं। उसके अगले दिन विनोद सोनकर जो कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनसे राजा भैया का 36 का आंकड़ा माना जाता है, वो कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान के साथ राजा भैया के घर पहुंच गए, मुलाकात की और चल दिए। उसी दिन सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिले, पुरानी कड़वाहट को बुलाकर उनसे समर्थन की अपील की। लेकिन राजा भैया ने सबको यही कहा, पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की सहमति के आधार पर वो फैसला लेंगे। सबसे बात कर राजा भैया ने बैती महल में कुछ इस तरह से ऐलान किया। प्रत्याशी यहाँ के मिले, दोनों प्रत्याशी यहाँ पे मिले, उनसे हमने ये कहा कि अपने परिवार से राय लिए बिना हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपने परिवार से हमने राय ले ली है, आपकी जो राय आई है, जो हमारा निर्णय है, जो अनुरोध है, वो स्पष्ट तौर पर आपसे हम कह दे रहे हैं। और हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोग हों जो हमारे निर्णय से सहमत हो, घर जाइएगा, सोचिएगा, बैठ करके आराम से, ये निर्णय सही है, इसलिए कि जब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम प्रत्याशी की गारंटी ले सकें। ये भी हो सकता है कोई एनडीए का गठबंधन के पक्ष में हो, कोई एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन आप लोगों में आपस में विवाद, मनमुटाव नहीं होना चाहिए।
कुंडा में, बाबागंज में, प्रतापगढ़ में, और ये लोकसभा कौशाम्बी के लिए भी और लोकसभा प्रतापगढ़ के लिए भी। यही आपसे अनुरोध है, यही इल्तिजा है, यही आपसे चाहते हैं। मतदान एक एक व्यक्ति करे, रिकॉर्ड संख्या में मतदान होना चाहिए। राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं को किसी को भी समर्थन और वोट डालने के लिए आजाद कर दिया। राजा भैया के इस फैसले के आधार पर अभी अलग अलग मायने निकाले जाने लगे, जिसमें कंक्लूजन ये निकलने लगा कि राजा भैया की पार्टी ने इनडायरेक्टली सपा को सपोर्ट कर दिया। उसी दौरान एक और घटना घटी। घटना ये थी, राजा भैया ने मानहानि का जो मामला सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज पर किया था, वो वापस ले लिया। उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजा भैया अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आप सभी लोगों के जनसमूह से पता चलने वाला है कि कौशाम्बी की लोकसभा की धरती पे अब की बार बदलाव होने जा रहा है। आने वाले 20 तारीख को मेरी माताओं से विशेष पहला बटन साइकिल का बटन है, आप पहला बटन दबाइएगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो साफ हो गया, राजा भैया के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज का साथ देने का फैसला ले लिया है। कौशाम्बी में बाबागंज और कुंडा, ये दो विधानसभा ऐसी हैं जहां राजा भैया की राजनीति का बड़ा असर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि न्यूट्रल होने के बाद भी राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुझान सपा की ओर क्यों है। चलिए आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव में राजा भैया के न्यूट्रल रहने के 8 कारण। कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी से संगमलाल गुप्ता और सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। कौशाम्बी के दोनों उम्मीदवार और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी उम्मीदवार संगमलाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर है। विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं। सोनकर ने राजा भैया विरोधी गुट वाले सभी नेताओं को अपने साथ मिला रखा है, जिसमें राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर शिव प्रसाद मिश्रा सेनानी तक शामिल है। वहीं संगमलाल गुप्ता भी राजा भैया से अलग अपनी सियासत करते रहते हैं। इस तरह प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट में उतरे उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते 36 के हैं। माना जा रहा है कि राजा भैया ने किसी को समर्थन नहीं देकर कौशाम्बी में अखिलेश के उम्मीदवार को एक तरह से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। राजा भैया 28 साल से लगातार कुंडा विधानसभा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में हिस्सा रहे हों या फिर सपा, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। राजा भैया पहले निर्दलीय विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल के नाम से अपनी पार्टी बना ली। कुंडा से राजा भैया खुद विधायक हैं, तो उनके करीबी विनोद सरोज बाबागंज से विधायक हैं। ये दोनों ही विधानसभा सीटें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इसके अलावा उनके रिश्ते में भाई अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ क्षेत्र से एमएलसी हैं। इस तरह दोनों ही लोकसभा सीटों पर राजा भैया का अपना सियासी प्रभाव है, लेकिन कुंडा क्षेत्र का सियासी समीकरण ऐसा है जहां पर राजा भैया के जीत का आधार ठाकुर वोट नहीं बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर करते हैं। सपा ने कौशाम्बी सीट पर पासी समुदाय से आने वाले पुष्पेंद्र सरोज तो प्रतापगढ़ सीट से कुर्मी समुदाय से आने वाले एसपी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में राजा भैया अगर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन करते तो पासी और कुर्मी समुदाय के लोगों के नाराज होने की संभावना बन जाती है। इसलिए राजा भैया किसी एक के पक्ष में खड़े होकर अपनी कुंडा सीट के समीकरण को नहीं बिगाड़ना चाहते। शायद यही कारण है कि बीजेपी को समर्थन करने की बजाय न्यूट्रल रहना और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया है और राजा भैया के समर्थक एक तरह से खुलकर सपा को सपोर्ट कर रहे हैं।
दावा किया जा रहा है राजा भैया के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करने के बाद भी मुस्लिमों का झुकाव नहीं होता। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीट पर मुस्लिम मतदाता ठीक ठाक संख्या में हैं। राजा भैया इस बात को बाखूबी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर किसी भी सूरत में बीजेपी का साथ नहीं देगा। इसी तरह से यादव वोटरों को भी हालात पता है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादवों के बीच राजा भैया की पैठ अच्छी खासी है। अब कभी राजा भैया भले ही बीजेपी सरकार के पक्ष में खड़े नजर आते रहे हों, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाना ही ठीक समझा। बीजेपी को समर्थन करते तो उससे उनकी छवि को तगड़ा झटका लगता, जो आने वाले समय में उनके लिए सियासी नुकसान साबित हो सकता था। कुंडा में एक बात की चर्चा खूब हो रही है। सपा नेता गुलशन यादव का सियासी कद वहां तेजी से बढ़ रहा है। यादव और मुस्लिम समाज के बीच उनकी पैठ बनती जा रही है। अगर ऐसी स्थिति में राजा भैया बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं तो माना जा रहा है गुलशन यादव की सियासी पकड़ इस इलाके में और बढ़ती। गुलशन यादव कभी राजा भैया के बेहद ही खास हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। राजा भैया बहुत स्ट्रेटेजी के साथ राजनीति करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव का सियासी मिजाज किसी एक के पक्ष में नहीं दिख रहा है। बीजेपी जो लहर की बात कर रही है, वैसी लहर कहीं नहीं दिख रही है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में एनडीए जीतने में सफल रहा था, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। ऐसे में राजा भैया अगर दोनों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और उसके बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाती, तो उससे उनकी किरकिरी होने का भी खतरा है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी को सपा मजबूती से टक्कर देती दिख रही है। जातीय समीकरण सपा के पक्ष में है। राजा भैया के इस बयान से ये बात साबित हो जाती है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक हैं, सबसे हमने ये राजा भैया काफी लंबे समय तक सपा के साथ दोस्ती निभाते रहे हैं। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक की सरकार में राजा भैया मंत्री रहे हैं। यूपी में सत्ता बदलने के बाद से राजा भैया की दूरी सपा से बढ़ी, लेकिन उन्होंने किसी भी दल के साथ हाथ नहीं मिलाया। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से उनकी दूरी बढ़ी थी, लेकिन हाल के दिनों में रिश्तों में फिर से सुधार हुआ है। ऐसे में राजा भैया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन करते हैं तो सपा के साथ फिर से रिश्ते खराब होने का खतरा है। माना जा रहा है कि राजा भैया सपा के साथ अब अपनी दूरियां और नहीं बढ़ाना चाहते, जिसके चलते ही बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। राजा भैया 7 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन अब उनके ऊपर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। 2018 में ही राजा भैया ने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने आगाज किया था। इस चुनाव में प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार मैदान में उतारे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मात दे दी थी। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी सहित प्रदेश के 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 2 सीटें कुंडा और बाबागंज से ही जीत दर्ज की। राजा भैया का खेमा इस बार के लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का भाजपा से गठबंधन का इच्छुक था। कोशिश की थी भाजपा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटें उन्हें दे। दरअसल यूपी में भाजपा से गठबंधन होने के बाद जनसत्ता दल को बड़ी ताकत मिल सकती थी। फिलहाल 2 सीटों वाली पार्टी आसपास के जिलों की कई सीटों पर अपना दम दिखा सकती है, लेकिन भाजपा की तरफ से इस विषय पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव अगर सीधे प्रभावित कर पाते तो उनकी भविष्य में गठबंधन की दावेदारी और मजबूत होगी। वहीं इस कदम से कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने भी साध जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में हाथ बढ़ाने की पहल कर चुके हैं और राजा ने तब भी उनका साथ नहीं दिया था। लिहाजा राजा भैया भी कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार के इच्छुक हैं। वो मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श मानते हैं। उनके इस कदम से अखिलेश के साथ संबंध थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ये तो राजा भैया के न्यूट्रल रहने के पीछे अपनी वजह है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है। राजा भैया के पीछे बीजेपी के बड़े चेहरों से ज्यादा उनके सहयोगी क्यों पड़े हैं? अनुप्रिया पटेल क्यों कहने लगी राजघराने अब पुराने दिनों की बात है? हालांकि इन पर राजा भैया ने जवाब भी दिया है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। अनुप्रिया पटेल कहती हैं अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, तो राजा भैया कहते हैं राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, जनसेवक पैदा होता है। राजतंत्र तो सब का सब खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं। राजा भैया के खिलाफ लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर भी अनुप्रिया पटेल का खुलकर साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं राजे रजवाड़े अब पुराने जमाने की बात है। राजभर का दावा है राजा भैया का प्रभाव सिर्फ कुंडा में है, उससे बाहर उनकी राजनीति का अस्तित्व कहीं नहीं है। सवाल यह है कि अनुप्रिया पटेल राजा भैया को निशाने पर क्यों ले रही है और उनका साथ देने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्यों आ गए हैं? दरअसल मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 2 बार से सांसद बन रही हैं। बीजेपी की मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं कराया। ऐसे में अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता पर खासा असर पड़ा है। मिर्जापुर का इतिहास है कि वहां लगातार 3 बार कोई सांसद नहीं रह पाया। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को चुनाव में मुश्किलों का डर सता रहा है। स्थानीय लोग उनसे निराश दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने नया पैतरा चल दिया। वो अपने आप को इलाके में पिछड़े और एससी के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी यही डर है। उनके बेटे अरविंद राजभर जिस घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां राजपूत समेत स्वर्ण समाज के लोग उनसे नाराज हैं। ऐसे में ओपी राजभर राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया की बातों का समर्थन कर गैर यादव पिछड़ा समाज को अपने बेटे अरविंद राजभर की ओर मोड़ना चाहते हैं। हालांकि राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर को जवाब देने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। मिर्जापुर और घोसी में राजा भैया के समर्थक पूरी तरह सपा के उम्मीदवारों को जिताने में लग गए हैं। अब जबकि राजा भैया की पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता 4 सीटें कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और घोसी में सपा उम्मीदवारों का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में मानकर चलना चाहिए आने वाले दिनों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर राजा भैया बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी राय है तो दीजिए जरूर, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।
ये भी हो सकता है कोई ईडी का गठबंधन के पक्ष में हो, कोई एनडीए के पक्ष में हो। अखिलेश यादव की तरफ आप थोड़ा कुछ हो रहा है। आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव जीती। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है।